लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सीखा कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल पूरा होता कैसा है, चलता कैसा है, और फिर उसमें जार्गन्स कौन से यूज़ होते हैं, कौन सी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर। थोड़ा थोड़ा कैसे एनालाइज करते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसमें, क्या रेवेन्यू होता है, वो सारी चीज़ें हमने कुछ वीडियोस में जानी है, लास्ट 2-3 वीडियोस में। तो आप वो चेक कर सकते हो यहाँ पर। और ये वीडियो देखने से पहले बेटर यही रहेगा कि आप वो वीडियोस पहले जाके चेक करो, क्योंकि उसमें पूरे बेसिक्स बताए हैं ठीक से, और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एनालाइज करने वाले हैं जो लिस्टेड प्लेयर्स है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, यानी HDFC लाइफ, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और ICICI प्रूडेंशियल। ये 4 कंपनीज हम एनालाइज करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं इनको अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, कौन सी कंपनी किस पैरामीटर में अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस में स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रही है। तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये वाली वीडियो एक्चुअली एक रिपोर्ट से निकली हुई है, क्योंकि अप्रैल में एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने। तो लास्ट 1 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी। बट वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रिलेटिवली, और इसलिए ये रिपोर्ट जितने भी है वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। बट ये रिपोर्ट एक्चुअली लास्ट ईयर लिखी गई थी, तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आउटडेटेड हो सके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उन फैक्ट्स को भी अपडेट करके इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम शुरू कर जाते हैं, वो है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम, यानी जो भी नया बिजनेस प्रीमियम आया है इंडिविजुअल लोगों से, यानी हम जैसे आप जैसे लोगों से। तो वो कैसा रहा है, वो कैसा उसके हिसाब से मार्केट शेयर कितना कितना है इन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का। सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, LIC को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखें तो HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है ओवर द ईयर्स, और मैक्स फाइनेंशियल्स का कांस्टेंट है मोर और लेस। बट ICICI प्रूडेंशियल का मार्केट शेयर गिर रहा है, यानी ICICI प्रूडेंशियल का जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली कह सकते हैं कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ में बढ़ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है वो हम जानेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि मेन पैरामीटर्स क्या होते हैं जिसके बेसिस जिस पे हम एनालाइज करते हैं इन कंपनीज को। तो अगर हम एक और चीज़ देखें तो पता चलेगा जो शेयर प्राइस है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है HDFC लाइफ को, और उसका मेन रीज़न ये है कि VNB मार्जिन एक होता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। और HDFC लाइफ उस VNB मार्जिन वाले एरिया में नंबर 1 है। तो अगर ये ग्राफ देखें, तो ग्राफ से पहले तो ये देखते हैं कि किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे मेनली ये पूरा एनालाइज करते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के एनालोगस है कह सकते हैं। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हो गया AP, यानी रेवेन्यू टाइप चीज़ें, और दूसरा हो गया VNB मार्जिन, यानी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कितना है उस रेवेन्यू में से। तो AP को इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग तरीक़ों से ये पॉलिसीज़ बेचते हैं। एक हो गया बैंक्स के थ्रू, इनने बैंक से टाइप कर रखा है, जैसे HDFC लाइफ ने HDFC बैंक के साथ टाइप कर रखा है, SBI लाइफ ने SBI बैंक्स के साथ टाइप कर रखा है। तो ये एक तो उस तरीके से मेजर चंक ऑफ पॉलिसीज़ वहाँ से बेचते हैं। दूसरा इनका चैनल हो गया एजेंट्स से, यानी आपने सुना ही होगा LIC के एजेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, इन सब के बारे में। तो वो लोग पॉलिसीज़ बेचते हैं काफ़ी सारी। तीसरा हो गया पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट्स, जो ये ब्रोकर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ये अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते हैं। और चौथा हो गया डायरेक्ट, यानी इन्होंने खुद की ब्रांचेज एस्टैब्लिश कर रखी हैं, या ये वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। तो ये 4 मेनली चैनल्स होते हैं जहाँ से ये अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो, उतना ज़्यादा फायदा होता है कंपनी को। तो ये एक फैक्टर इफेक्ट करता है, जिसके बारे में हम और इन डेप्थ में आगे डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हो गया मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स की मैनेजमेंट कैसे कैसे स्ट्रैटेजाइज करिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बैंक से करवा रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स के थ्रू करवा रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बाकी चैनल्स के थ्रू करवा रही है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वो भी हम आगे जानेंगे। और तीसरा हो गया डिमांड ऑफ कोर्स, अगर डिमांड है नहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की तो लोग खरीदेंगे क्यों, ग्रोथ ही नहीं दिखेगी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। बट
ये वाला पॉइंट हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था कि इंडिया के अंदर अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा अगर हम फैक्टर देखें वो था वीएनबी मार्जिन। उसके अंदर आ जाते हैं वापस 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे पिछली वीडियोस में हमने कुछ प्रोडक्ट्स डिस्कस करे थे, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स थे। एक हो गया यूलिप प्रोडक्ट था ना, यूनिट लिंक्ड वाला। एक हो गया टर्म जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक हो गया एन्युटी जो रिटायरमेंट प्लान जैसा होता है। और भी 2-3 अलग थे, पार प्रोडक्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स अलग अलग होते हैं। अब पहले बात तो पहले चेक कर लेते हैं कि इनके मार्जिन्स क्या होते हैं। जो ये यूलिप प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पुश प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं एजेंट्स खरीदने के लिए कस्टमर्स को, वो एक्चुअली सबसे कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। ये ऑफिशियल कुछ नंबर्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं जो अर्निंग्स कॉल्स और बाकी डेटा से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। तो उसमें से पता चलता है कि यूलिप इतना एफिशिएंट नहीं है। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग में ठीक ठाक मार्जिन है, बट सबसे अच्छा मार्जिन है प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में। प्रोटेक्शन मतलब एन्युटी और टर्म प्रोडक्ट्स, जो सबसे प्लेन वनीला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो जितना ज़्यादा वो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट सेल करेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है शेयर ऑफ प्रोटेक्शन कितना है इस पूरे प्रोडक्ट मिक्स में। तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन बेचेंगे उतना ज़्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स वीएनबी ज़्यादा बढ़ेगा, वीएनबी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं वीएनबी मार्जिन के लिए। बट एक तीसरा पॉइंट भी आता है, वो है परसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। अब क्या होगा कि सपोज करो कि इन्होंने प्रोटेक्शन तो बहुत ज़्यादा बेच दी, अच्छा खासा परसेंटेज में इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बेचे हैं। सपोज करो 100 पॉलिसीज़ बेची है, तो 100 पॉलिसीज़ में 10 पॉलिसी इन्होंने प्रोटेक्शन की बेची है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अगर इन्होंने 10 पॉलिसी प्रोटेक्शन की बेची है, बट अगले साल लोग प्रीमियम पे नहीं कर रहे। पहले साल तो प्रीमियम पे कर दिया, बट अगले जो भी, अगर सपोज करो 10 साल की पॉलिसी है, तो अगले 9 साल इन्होंने प्रीमियम पे नहीं करा, तो इनके अगेन प्रॉफिटेबिलिटी तो कुछ हो ही ना। जो इन्होंने दिखा रखी है यहाँ पर 40% से 100% तक प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो तो कुछ हुई नहीं। उसके वजह से परसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी ये चीज़ नापती है कि जिस बंदे ने लास्ट ईयर पॉलिसी के लिए पे करा था, वो वापस पे कर रहा है या नहीं, कितने परसेंटेज लोग हैं जो वापस पे कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और ये परसिस्टेंसी इंक्रीज करना ओवर द ईयर्स काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली स्टार्टिंग में, बट आगे उनको याद नहीं रहा कि उनको पे भी करना है, ये सब पे भी करना है। तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए होता है, एक पूरा कॉल सेंटर्स वगैरह उन सबसे नेटवर्क चाहिए होता है, जिससे रिमाइंड करते रहे लोगों को कि वो अपने प्रीमियम्स पे करते रहे, स्पेशली कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले 2 पैरामीटर्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि एचडीएफसी लाइफ का मार्जिन अच्छा है। वो चीज़ पहले देख लेते हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्यों मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है, वो सब रीज़न भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखते हैं तो एपी दिखता है, एपी यानी रेवेन्यू जैसा। तो एपी ग्रोथ एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी अच्छी है, तीनों कंपनीज में बहुत अच्छी है। बट एपी ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में नहीं दिख रही है। उसका भी एक रीज़न है। बट अगर हम यहाँ पर वीएनबी मार्जिन की बात करें, तो वीएनबी मार्जिन में ऑफकोर्स एचडीएफसी लाइफ तो टॉप पे है ही और इंक्रीज करे जा रहा है, एसबीआई लाइफ भी अच्छा चल रहा है और इंक्रीज कर रहा है, मैक्स फाइनेंशियल्स भी इंक्रीज कर रहा है। बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मोर देन डबल हो गया है लास्ट 4 साल में, जो काफ़ी शॉकिंग बात है ना। इसका मेन रीज़न क्या है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने प्रोडक्ट्स, सपोज करो वो 100 में से 10 प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बेचते थे, तो अब 100 में से 20 प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बेचने लग गए, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बेचने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो अपनी ग्रोथ यानी एपी रेवेन्यू उस सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, जो कि क्लियरली वीएनबी ग्रोथ में भी दिख जाता है। वीएनबी ग्रोथ भी बताती है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 2018 में वीएनबी ग्रोथ 92%, फिर 3% और फिर 26%, जो काफ़ी अच्छी वीएनबी ग्रोथ है।
देखा जाए तो। अब ये अलग बात है कि देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी ये लॉन्ग टर्म में कैसे काम करती है। तो वो एक पॉइंट देखने वाली बात है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है। बट बाकी अगर स्टैट्स देखें तो जैसे हमने देखा कि एचडीएफसी लाइफ की सबसे ज़्यादा वीएनबी मार्जिन है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि एचडीएफसी लाइफ ने बहुत ज़्यादा फोकस करा है स्टार्टिंग से ही एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स रखने में। यानी वो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, वो यूलिप्स भी बेचते हैं, वो पार्क प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, वो नॉन पार्क प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो एक बैलेंस रखते हैं। अब इसका ये बैलेंस क्यों रखते हैं? वो सिर्फ प्रोटेक्शन बेच सकते हैं अगर वो चाहें तो, बट वो बैलेंस इसलिए रखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जैसे कोविड आ गया तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है, कुछ क्रैश आ जाता है, उसके वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है। और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में सीधा क्लेम देना होता है ना। बट यूलिप जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जो पॉलिसी होल्डर की रिटर्न्स है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रिस्क कम हो जाता है यूलिप प्रोडक्ट्स बेचने से, या पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट बेचने से। तो ये रिस्क कम करने में हेल्प करता है। तो इसलिए ये बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ही एसबीआई लाइफ का भी एसबीआई लाइफ के भी वीएनबी मार्जिन अच्छे हैं, बट और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन पे इतना फोकस नहीं करा जितना एचडीएफसी लाइफ ने फोकस करा और जितना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने फोकस करा है। और ये भी हम रीज़न जानेंगे कि एचडीएफसी लाइफ स्टार्टिंग से इतना सक्सेसफुल क्यों है प्रोटेक्शन बेचने में। वो ऐसा क्या अलग करता है, किस अलग चीज़ पे फोकस करता है जहाँ से वो ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करता है। और मैक्स फाइनेंशियल्स में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बट प्रॉब्लम चल रही थी, अब तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। बट ये लोग भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके रख रहे हैं पूरा प्रोडक्ट मिक्स, और कांस्टेंट रख रहे हैं उसे ओवर द ईयर्स। अभी देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। तो ऑथर जब ये लिख रहा था, लास्ट ईयर की बात है, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मैक्स फाइनेंशियल्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है। उनका टाइप है मेनली एक्सिस बैंक के साथ। तो जैसे एचडीएफसी लाइफ का टाइप है एचडीएफसी बैंक के साथ, एसबीआई लाइफ का टाइप है एसबीआई बैंक के साथ, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टाइप है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, है ना। बट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का टाइप है एक्सिस बैंक के साथ, और एक्सिस बैंक का मैक्स फाइनेंशियल्स के अंदर सिर्फ 2% स्टेक था, जिसकी वजह से इतना सिग्निफिकेंट स्टेक नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्सिस बैंक को। इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और वो ढंग से प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे थे जो मैक्स फाइनेंशियल्स चाहता था। बट इस साल क्या हुआ, इस साल अप्रैल के वक्त ही एक्सिस बैंक ने कुछ 12-13% अक्वायर कर लिया मैक्स फाइनेंशियल्स को, जहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जो मैक्स फाइनेंशियल्स की ग्रोथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ओवर द ईयर्स। और दूसरी बात ये है कि बल्कि ये जो 12-13% तक अक्वायर कर रहा है, ये 20% तक जा सकता है, कुछ 18-19-20% तक जा सकता है इनके एक्विजिशन मैक्स फाइनेंशियल्स की। तो ऑफकोर्स अब एक्सिस बैंक क्या करेगा, एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा फोकस करेगा मैक्स फाइनेंशियल्स के प्रोडक्ट्स बेचने की। पहले तो वो इतना नहीं करता था, बट अब अच्छे से फोकस करेगा, क्योंकि बेसिकली ये इनकी ही कंपनी हो गई इतना ज़्यादा स्टेक होने के बाद। बट बैंक्स की बात हम और आगे करेंगे, उससे पहले और थोड़ी बात कर लेते हैं, और वो बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। तो ये हमने जो भी प्रोडक्ट मिक्स देखा था, ये हमने सिर्फ वीएनबी मार्जिन देख के एनालाइज करा था कि ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ का वीएनबी मार्जिन इतना ज़्यादा है, तो शायद वो प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये नंबर से भी पता चल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो एचडीएफसी लाइफ का प्रोटेक्शन, ये जो लाल में दिख रहा है, ये प्रोटेक्शन वाला है। तो प्रोटेक्शन इनका 17% ऑक्यूपाई करता है पूरे टोटल रेवेन्यू में से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इनके कॉम्पिटिटर्स। एसबीआई लाइफ का थोड़ा कम फोकस रहा है, और इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्शन के अंदर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे ये नीचे वाले ग्राफ में देख सकते हो आपकी, ये 4% से लेकर 14% तक इनका शेयर ऑफ प्रोटेक्शन चला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहा है इन लोगों का। बट एसबीआई लाइफ का थोड़ा कम दिख रहा है, और मैक्स फाइनेंशियल्स का भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। बट सवाल यहाँ आ जाता है कि एचडीएफसी लाइफ का प्रोटेक्शन प्रोडक्ट इतना क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एचडीएफसी लाइफ एक्चुअली हम जैसे लोगों को डायरेक्टली नहीं बेच रही, मतलब एजेंट्स के थ्रू, एजेंट डायरेक्टली मुझे आके, या एजेंट डायरेक्टली आपको प्रोटेक्शन प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली नहीं बेचेगा। वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली ग्रुप बिजनेसेस से बेचते हैं। और वो कैसे करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है उनका क्रेडिट लाइफ कह के। उसमें क्या करते हैं कि
वो बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं, जैसे एचडीएफसी लाइफ का एचडीएफसी बैंक टाई अप है, और आगे इनकी रिलेशनशिप की बात करेंगे। बट उससे पहले ये मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि क्रेडिट लाइफ के साथ, तो वो एचडीएफसी बैंक को कहता है कि क्रेडिट लाइफ प्रोडक्ट बेचो। उसमें क्या होता है कि जितने भी एचडीएफसी बैंक अब जब लोन देता है अपने कस्टमर्स को, तो एचडीएफसी बैंक के पास एक रिस्क रहता है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उनको वापस अपना लोन का इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, है ना, उनके उसकी वजह से बैंक के एनपीएस बढ़ जाएंगे और थोड़ा रिस्क आ जाएगा। तो ये रिस्क इंश्योर करने के लिए ये लोग क्रेडिट लाइफ बेचते हैं इन बैंक्स को। इंश्योरेंस क्रेडिट लाइफ बेचते हैं बैंक्स को कि अगर बोरोर की डेथ हो जाती है किसी तरीके से तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आके इंश्योर करेंगी बैंक्स को। तो यहाँ से ये एक मेजर चंक ऑफ पैसा कमाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ओवर द ईयर्स ग्रुप प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। बहुत ज़्यादा वैल्यू है ग्रुप प्रोटेक्शन की। और जो प्रोटेक्शन की कमी लास्ट 1 ईयर में आई है 2021 के अंदर, वो मेनली इसकी वजह से आई क्योंकि क्रेडिट लाइफ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था, क्योंकि बैंक्स काफ़ी ज़्यादा बंद थे, उसकी वजह से बैंक्स के साथ इतना अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो क्रेडिट लाइफ कम हुआ और उसकी वजह से इनका प्रोटेक्शन का शेयर कम हो गया, ना कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन की वजह से। तो ये एक चीज़ क्लियर करने वाली बात थी। तो इन्होंने स्टार्टिंग से क्रेडिट लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। बट मेरी एक बार इंडस्ट्री प्लेयर से एक बात हुई थी जो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता, ये इसमें काफ़ी सारे लीगल इश्यूज भी होते हैं, बट कंपनीज कुछ ना कुछ वे ढूंढ लेती हैं अपना इसके अबाउट। तो वो एक चीज़ देखने वाली बात है। वो हो सकता है एक रिस्क फैक्टर हो, ऑफिशियली ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है, ये सब नंबर्स पब्लिश भी होते हैं तो उसकी वजह से लगता नहीं है इतना बड़ा रिस्क फैक्टर। बट उनसे बात करने के बाद उन्होंने जब थोड़ी अंदर की बात बताई तो लग रहा है कि हो सकता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो ये एक रिस्क बन सकता है कंपनी के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि बाकी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी क्रेडिट लाइफ पे थोड़ा फोकस शिफ्ट कर रही है। उन्होंने देखा कि यार बाकी एचडीएफसी लाइफ के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बिक भी रहे हैं, तो हम भी क्रेडिट लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बाकी कंपनीज भी इस प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लग रही हैं। बाकी फिर अगर हम चैनल्स के बारे में बात करें, यानी बैंक अश्योरेंस सबसे पहला चैनल आता है। बैंक अश्योरेंस मतलब ये बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं। अब बैंक अश्योरेंस के अंदर आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करनी है। वो ये है कि अगर आप एचडीएफसी लाइफ, पहले तो आप एसबीआई लाइफ और एसबीआई बैंक का टाई अप देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा टाई अप है, क्योंकि एसबीआई लाइफ की पेरेंट कंपनी है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक ऑफकोर्स चाहेगा कि एसबीआई लाइफ मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमाए, उसकी वजह से एसबीआई बैंक बहुत ही कम कमीशन चार्ज करता है एसबीआई लाइफ के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो उसकी वजह से एसबीआई लाइफ को एक फ़ायदा रहता है प्रॉफिटेबिलिटी का ऑटोमेटिकली, और वो बेचता भी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या होता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि बैंक्स अप टू 3 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, यानी वो 3 अलग अलग कंपनीज चुन सकते हैं, उनके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट एसबीआई लाइफ सिर्फ एक ही चुनता है और वो है एसबीआई बैंक सिर्फ एक ही चुनता है और वो है एसबीआई लाइफ के। फिर अगर हम आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई में भी सेम है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक है, उसकी वजह से ये कमीशंस भी कम चार्ज करती है और बेचती आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रोडक्ट्स है। बट अगर हम बाकी दो की बात करें, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल्स की, यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ की आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन पे रिलेशनशिप है। मतलब क्या होता है कि एचडीएफसी लाइफ की पेरेंट कंपनी एक्चुअली एचडीएफसी बैंक नहीं है। एचडीएफसी लाइफ की पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी, जो हाउसिंग लोन कंपनी है। तो उसके वजह से एचडीएफसी बैंक का इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता कि अगर एचडीएफसी लाइफ ग्रो भी करे, तो उसके वजह से इनकी आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है। आर्म लेंथ का मतलब ये नेगोशिएट करते हैं अच्छे से। एसबीआई लाइफ के केस में क्या है कि वो जितना कम से कम कमीशन हो सकता है उतना चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर एसबीआई बैंक को अपना प्रॉफिट चाहिए अच्छे से, उसकी वजह से वो अच्छे से कमीशन चार्ज करते हैं। दो थोड़ा बहुत प्रेफरेंस तो देते ही हैं, और उसकी वजह से एसबीआई बैंक दूसरी कंपनी की पॉलिसीज भी बेचता है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नहीं बेचता। ऑफकोर्स एचडीएफसी लाइफ को एक बेनिफिट देता है, सबसे ज़्यादा पॉलिसीज उसकी बेचता है, बट फिर भी वो दूसरे कंपनीज की पॉलिसीज बेचता है। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आ जाता है एसबीआई लाइफ के अंदर। और चौथे कंपनी की बात करेंगे वो मैक्स फाइनेंशियल्स। तो लास्ट ईयर तक तो ये हो रहा था कि सिर्फ 2
2% स्टेक था एक्सिस बैंक का मैक्स फाइनेंशियल्स के अंदर। तो उसकी वजह से एक्सिस बैंक इतनी पॉलिसीज़ बेचता नहीं था, इतना सुनता भी नहीं था मैक्स फाइनेंशियल्स की, इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी दोनों के बीच में। उसकी वजह से वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बेचता था। बट अभी ये पूरा डायनेमिक चेंज हो रहा है और ये शेयर प्राइस में भी दिखता है। जैसी अप्रैल में अनाउंसमेंट हुई थी कि एक्सिस बैंक इतना ज़्यादा अक्वायर कर रहा है, 12-13% और जो 18-19% तक जा सकता है, इतनी एक्विजिशन कर रहा है मैक्स फाइनेंशियल्स की, तो वो उसके बाद वो फोकस करने लग गया मैक्स फाइनेंशियल्स के प्रोडक्ट बेचने में। ऑफकोर्स उस पर ही फोकस करेगा क्योंकि अब काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मैक्स फाइनेंशियल्स का एक्सिस बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है मैक्स फाइनेंशियल्स के पूरे कंपनी के अंदर, पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये एक पॉइंट रहेगा जो हम नोट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें बैंक्स की इस चार्ट के अंदर, तो पता चलता है एसबीआई लाइफ के बैंक सबसे ज़्यादा हैं, जो इनका बैंकिंग टाइप है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा एसबीआई है इनके पास बेसिकली। और ये सिर्फ पीएसयू बैंक्स के साथ बेचते हैं, मतलब पब्लिक बैंक्स के साथ के थ्रू बेचता है। तो एसबीआई लाइफ के पास एक वहाँ से एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव मोड भी बन जाती है। उसके साथ एलआईसी भी है, और एलआईसी का फोकस पीएसयू बैंक्स में है ही ऑफ कोर्स, बट हो सकता है एलआईसी के प्रोडक्ट्स एसबीआई बैंक भी बेचे, बट एसबीआई बैंक ऑफ कोर्स एसबीआई लाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। बट नो डाउट एलआईसी की बहुत ज़्यादा रीच है, ऑफ कोर्स इतना बड़ा ब्रांड है, इतने टाइम से ये कंपनी रन कर रही है, तो एलआईसी तो है ही, एलआईसी इज़ द बॉस बेसिकली। फिर उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, जिसने अलग अलग पार्टनरशिप्स करी है। तो जैसे मैं बताया कि एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो एचडीएफसी लाइफ क्या कर रही है, वो दूसरे पार्टनर्स के साथ इंटीग्रेट कर रही है। जैसे एसबीआई लाइफ के पास क्या एडवांटेज है कि एसबीआई बैंक रूरल एरिया में भी प्रेजेंट है। आप कहीं भी जाओ एसबीआई का बैंक तो मिल ही जाएगा आपको। बट एचडीएफसी बैंक मोर और लेस अर्बन सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं, रूरल में इतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से इनके डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है एचडीएफसी लाइफ के लिए। तो ये अब टाइप्स कर रहे हैं अलग अलग, जैसे उज्जीवन फाइनेंस बैंक के साथ, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, या फिर और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, इन्होंने उनके साथ टाइप्स करे हैं। बैंक्स भी नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब के साथ टाइप्स कर रहे हैं, जहाँ से वो अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट है। और फिर उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तो अपना आईसीआईसीआई बैंक से बढ़ा ही रहा है। और फिर उसके बाद मैक्स लाइफ का थोड़ा रिलेटिवली छोटा नंबर है, बट वो बढ़ सकता है जितने ज़्यादा वो टाइप्स करते रहेंगे। जैसे अब एक्सिस बैंक के साथ भी इनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। तो ये एक पॉइंट देखना वाली बात है। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखेंगे बैंक इंश्योरेंस के अंदर, तो एसबीआई लाइफ बॉस है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर का एटलीस्ट, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा रीच है और कमीशंस भी बहुत कम चार्ज करते हैं। तो हर वे से एसबीआई लाइफ के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है वो। और स्पेशली रूरल एरिया के अंदर तो इंडिया के अंदर बहुत कम पेनिट्रेशन है, तो अगर उन्होंने वो एरिया टैप करा तो एसबीआई लाइफ कैन बी अ लीडर, नो डाउट अबाउट दैट, वेरी इजीली। तो ये एक पॉइंट वापस यहाँ पर देखने वाली बात है। और ये बैंकिंग वाला पॉइंट बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मोड बन जाता है पूरे प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर। अब ये जितने भी बैंक्स की हमने बात करी, इन सब का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाकी बैंक्स में नहीं दिखता। इसकी वजह से बाकी बैंक्स अगर चाहे भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खोलना, या कोई भी और दूसरा बंदा चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये टैप करना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी की है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर वो ही नहीं हो पाई तो सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन एक अपकमिंग चीज़ है, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग 50 से 60% तक रेवेन्यू ले लेता है टोटल। सारे भी जितने भी चैनल्स हैं, सिर्फ बैंकिंग अकेला ही आधे से ज़्यादा रेवेन्यू संभालता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मोड बन जाता है। बट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें कि प्रोप्राइटरी चैनल्स, मतलब जितने भी बाकी चैनल्स हैं, यानी ब्रोकर्स के थ्रू बेचना या फिर एजेंट्स के थ्रू बेचना या डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू बेचना, यहाँ पर भी एक थोड़ा शिफ्ट दिख रहा है। और ये मेरे हिसाब से एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है,
क्योंकि अब क्या होने लग गया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, वो डायरेक्टली जाके वेबसाइट से खरीद लेंगे, और वेबसाइट पे रिलेटिवली चीप भी पड़ता है। तो वेबसाइट इज़ प्रॉबेबली दी बेस्ट ऑप्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एच डी एफ सी लाइफ की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है एच डी एफ सी बैंक के साथ, और वो फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसकी वजह से वो डाइवर्सिफाई करने चाहती है, जैसे बताया कि वो अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप कर रही है। एक पॉइंट तो ये हो गया, बट दूसरा पॉइंट वो क्या कर रही है, एक बहुत अच्छे से वो ऑनलाइन स्पेस में ग्रो कर रही है। वो उन्होंने अपनी वेबसाइट बिल्ड करी है, और वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो सब कर रही है, बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस वो सब यूज़ करके वो डिजिटल स्पेस में ग्रो करके ऑनलाइन बेचना चाहती है अपना प्रोडक्ट्स, जहाँ पर मार्जिन भी मिल जाएंगे उनको अच्छे खासे, वहाँ पर वो थोड़ा चीप भी बेच सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो एच डी एफ सी लाइफ उसमें एक फोकस कर रही है प्रोप्राइटरी चैनल्स में, स्पेशली उसकी वजह से। एस बी आई लाइफ अभी इतना फोकस नहीं कर रही, दो ऑफकोर्स उनके भी अच्छे नंबर्स हैं कंपैरेटिवली, बट फिर भी वो इतना फोकस नहीं कर रही, सिंपली क्योंकि उनके पास पूरा एस बी आई बैंक का वो है, एस बी आई बैंक की रीच है, एस बी आई बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हर बंदे के पास ऑलमोस्ट एस बी आई बैंक में वो होता है, अकाउंट होता है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा रीच है, तो उनके लिए इतना सेंस नहीं बनता है। और फिर बाकी भी कंपनीज़ की बात करें तो वो नॉर्मल फोकस कर रही है। मैक्स लाइफ डेफिनेटली फोकस कर रही थी अपना पूरा एजेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में, जो एक्सिस बैंक के साथ प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। बट अभी भी अब उनको उसकी भी इतनी चिंता नहीं है, और उनको पहले अपना बैंकिंग वाला ही ठीक से सुधारना है, अच्छे से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेटल डाउन करनी है, उसके बाद ये बाकी प्रोप्राइटरी चैनल्स पे मूव ऑन कर सकते। तो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है ये प्रोप्राइटरी चैनल्स वाला, बस एच डी एफ सी लाइफ का थोड़ा अलग था क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली, बट मुझे ये पर्सनली लगता है, ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं दे रखा, मुझे ये लगता है कि ये ऑनलाइन स्पेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। जैसे ये वाला पॉइंट बताया ही कि क्योंकि फ्यूचर में लोग डायरेक्टली जाके ख़रीद सकते हैं पॉलिसी, उनको इतना ज़्यादा बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर आखिर में बैंकिंग हसल बन जाती है। जैसे पहले हम बैंकिंग के लिए सारा बैंकिंग काम करने के लिए बैंक्स तक जाते थे या कुछ ना कुछ करते थे, बट अब नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बैंक कितना सा जाना पड़ता है रिलेटिवली, है ना। तो उसकी वजह से वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मेरे हिसाब से ऐसा एक शिफ्ट आ सकता है, और जितना ज़्यादा एक कंपनी स्टार्टिंग से इस पे फोकस करे उतना ज़्यादा उनके पास एडवांटेज रह सकता है। तो ये एक पॉइंट देखने वाली बात है, बाकी तो फ्यूचर ही टाइम बताएगा कि होता क्या है एक्चुअली में। अब आ जाते हैं परसिस्टेंसी पे। तो परसिस्टेंसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है वीएनबी मार्जिन में, जैसे आपको बताया था। तो परसिस्टेंसी से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा परसिस्टेंसी होगी उतने यानी उतने ज़्यादा रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा है, मतलब उतना ही ज़्यादा लोग वापस पे कर रहे हैं उस पॉलिसी के लिए। और ये काम करवाना एक्चुअली लिटरली काफ़ी मुश्किल होता है। उनको कंपनीज़ को खुद की तरफ से कॉल अप करना पड़ता है, और फिर उनसे प्रीमियम पे करवाना पड़ता है, और ये सब झंझट होती है। और इसलिए अगर हम नंबर्स चेक करें तो पता चलता है कि 13 मंथ परसिस्टेंसी तो इम्प्रूव हो रही है, मोर और लेस सारी कंपनीज़ की अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। और लीडर ऑफ कोर्स इसमें एच डी एफ सी लाइफ है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आई सी आई सी प्रूडेंशियल का भी काफ़ी अच्छा है, एस बी आई लाइफ का भी काफ़ी अच्छा है, मैक्स फाइनेंशियल ने भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। तो ये अगेन परसिस्टेंसी एक एंट्री बैरियर बन जाता है कंपनी के लिए। परसिस्टेंसी कैसे डिटरमाइन होगी? बेसिकली इंश्योरेंस में क्या मुश्किल काम होता है, इंश्योरेंस में मुश्किल काम होता है उनको सही बंदे को सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट बेचना होता है। और ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये डेटा से डिटरमाइन हो सकते हैं। यानी कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, जितनी ज़्यादा नॉलेज है उसको खुद की इंडस्ट्री के अंदर, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। तो इन कंपनीज़ के पास तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा डेटा भी मिल गया। और प्लस फिर क्या हुआ कि जब ये इतना सारा डेटा मिल गया, वो डेटा एक के ऊपर एक स्टैक होता गया, तो इनका बेसिकली डेटा भी कंपाउंड हो ही जा रहा है। उसकी वजह से ये परसिस्टेंसी हम देख रहे हैं ना, ये राइज परसिस्टेंसी का, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरी राय में परसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंडिविजुअल को कॉल करो, उसको रिमाइंड करो कि बार बार वो पॉलिसी प्ले करे, बट एक्चुअली परसिस्टेंसी एक डीपर लेवल पे मेरे ओपिनियन में ये है कि किस बंदे को किस प्राइस पे किस कैप पे प्रोडक्ट बेचना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर पाओगे तुम उतने अच्छे प्राइस पे उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को प्राइस कर पाओगे उसकी प्रीमियम को, जिसकी वजह से अगर वो अच्छे से तरीके से प्राइस्ड है वो वापस उसी प्रीमियम को बेचता जाएगा। और अगर तुमने अच्छे पर्सन को टारगेट करा है, अच्छे इंडिविजुअल को टारगेट करा है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं प्रीमियम्स मिलने के। तो ये जो टारगेटिंग वाली चीज़ है, फिर उसके बाद इस ये टारगेट करने के लिए डेटा यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जो वापस पे नहीं करते, फिर उसके बाद उनको कॉल करना। तो ये जो पूरा सिस्टम सेट करना होता है, ये सिस्टम मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से और कॉम्पिटिटर्स नहीं आ पाते। जितने हैं वो अच्छा करते रहेंगे, वो अच्छा कर रहे हैं और वो करते भी रहेंगे मेरे हिसाब से, बट उसकी वजह से बाकी लोग नहीं आ पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, वो है कॉस्ट एफिशिएंसीज़ का। तो कॉस्ट एफिशिएंसीज बेसिकली यही होता है कि कमीशंस क्या पे करें हैं। तो SBI लाइफ SBI बैंक को कुछ कमीशंस पे करती है, HDFC लाइफ HDFC बैंक को कुछ कमीशंस पे करती है जब भी वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या ब्रोकर्स जब प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या एजेंट्स जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो कुछ कमीशंस चार्ज होते हैं, या फिर और भी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एक पॉलिसी बेचने के लिए, तो वो आ जाता है कॉस्ट एफिशिएंसीज के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ में देखें तो पता चलता है कि HDFC लाइफ की नॉर्मल है कॉस्ट एफिशिएंसी, ICICI प्रूडेंशियल की रिलेटिवली कम है, SBI लाइफ की तो लीस्ट है, और मैक्स फाइनेंशियल्स की काफ़ी ज़्यादा है। और ये डेटा लास्ट ईयर का है, जैसे आपको बताया था रिपोर्ट लास्ट ईयर की है। तो यहाँ से कुछ अलग अलग डेटा पॉइंट्स मिले, इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। तो HDFC लाइफ का रिलेटिवली हाई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल यही है कि HDFC बैंक और HDFC लाइफ की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कॉस्ट एफिशिएंसीज़ में, हर चीज़ में इनकी रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब ये आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है, तो इनको कमीशंस पे ऐसा कुछ भाई भाई होने की वजह से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, इनको अच्छी खासी कमीशंस पे करने पड़ते हैं, और इसकी वजह से इनकी कॉस्ट एफिशिएंसीज़ अच्छी खासी, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है रिलेटिवली। बट अगर ICICI प्रूडेंशियल का देखें तो रिलेटिवली कम है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बेटर है ICICI बैंक के साथ। और SBI लाइफ की तो बेस्ट है, क्योंकि उनके SBI बैंक के साथ है, और सबसे कम कमीशंस उनको पे करने पड़ते हैं SBI बैंक के साथ। और फिर उसके बाद देखें तो मैक्स फाइनेंशियल्स के बहुत ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है, तब रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, बल्कि काफ़ी गंदा था। और मैक्स फाइनेंशियल्स के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि उनकी पॉलिसीज सिर्फ एक्सिस बैंक नहीं बेचती थी, उनकी पॉलिसीज येस बैंक भी बेचती थी। और लास्ट ईयर येस बैंक का पता ही था, वो NPA क्राइसिस टाइप कुछ हो गया था, जिसकी वजह से अगेन एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कस्टमर्स येस बैंक के पास ही नहीं आ रहे थे, तो वो पॉलिसीज़ क्या बेचते, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब वो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, शेयर प्राइस में दिख रहा है मैक्स फाइनेंशियल्स के। तो ये अगेन पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इतना बड़ा पॉइंट एक्चुअली बनता नहीं। इन सारी कंपनीज़ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, इनके पेरेंट कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी मैनेजमेंट है इन सब के पास, अच्छा बैकग्राउंड है सारी मैनेजमेंट्स का, चाहे CEO हो चाहे बोर्ड्स हो। तो मैनेजमेंट तो आई डोंट थिंक इज़ अ बिग कंसर्न, बल्कि वो शायद लीस्ट कंसर्न होना चाहिए, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। तो मैनेजमेंट में इतना कुछ नहीं है। फिर अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क की, तो रिस्क्स में सबसे पहला रिस्क तो हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझें तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट्स जब कम होता है तो बेसिकली ऑलमोस्ट हर बंदे को फ़ायदा होता है। बैंक्स फिर कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं रिलेटिवली, उसकी वजह से कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, कस्टमर ज़्यादा बोरोविंग करते हैं, ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम में मनी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट कम होने से। बट इंटरेस्ट रेट कम होने से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? अब जो ये प्रीमियम्स इकट्ठा करते हैं वो जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इनको क्या करना होता है, इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, एक स्पेसिफिक कुछ परसेंटेज वगैरह होती है, उनको एटलीस्ट उतना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, इनको कुछ पैसा डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट कर जाती है, और ये
वीएनबी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। जितना ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट होगा, इनके वीएनबी बहुत बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत ही मतलब हाईली कोरिलेटेड चीज़ें हैं ये दोनों। दो वो अलग अलग हेजिंग टेक्निक्स और उन सबसे मैनेज करते हैं, बट फिर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क एक अच्छा खासा रिस्क है। तो इंटरेस्ट रेट अगर काफ़ी टाइम तक लगातार कम है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक बहुत कंसर्निंग साइन है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी ना हो इन कंपनीज़ के पास, ये कंपनीज़ जनरेट नहीं कर पा रही और पैसा, तो बहुत बड़ी इनके पास लाइबिलिटी बन जाती है। ये क्लेम्स तो इनको पे करने ही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। फिर दूसरा रिस्क आ जाता है ऐसे कोविड जैसे डिज़ास्टर्स, जिनका कुछ पता नहीं रहता, कभी भी आ जाते हैं और डायरेक्टली इस कंपनी को इफ़ेक्ट करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एचडीएफसी लाइफ को काफ़ी अच्छे से लास्ट 1 डेढ़ साल से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी अर्निंग्स कॉल वो सब सुनता हूँ। तो उसमें क्वार्टर वन टू इस ये वाला क्वार्टर वन में इनके सेकेंड वेव की वजह से 3 to 4 टाइम्स क्लेम्स बढ़ गए थे फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर के। इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। और जो इन्होंने रिजर्व्स रखे थे, वो पूरे साल के लिए रिजर्व्स रखे थे, वो भी एक्चुअली कम पड़ गए थे। उसकी वजह से अब उनको क्वार्टर वन के बाद 700 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स रखने पड़ रहे हैं, ऐसे थर्ड वेव आने के चक्कर में, या फिर इन्होंने कुछ डेट वगैरह भी लिया था उसको पे करने के चक्कर में। तो ये एक अगेन कंसर्निंग साइन हो जाता है ऐसी कंपनीज़ के लिए। दो री इंश्योरेंस कंपनीज इनको री इंश्योर करने के लिए रेडी रहती है, बट अगेन फिर जब ऐसी कंडीशंस आती थी तो री इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने चार्जेस बढ़ा देती हैं। री इंश्योरेंस कंपनीज अपने चार्जेस बढ़ा देती थी, तो इनके लिए अगेन फिर से वापस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो ओवरऑल ऐसी सिचुएशंस ऑफ कोर्स इनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्या है, इनको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि इतना इतना इंटरेस्ट रेट इनको मिलेगा नेक्स्ट 10 साल के लिए, या फिर इनको इतने पर्टिकुलर लोग इतने परसेंटेज लोग इनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को वापस पे करेंगे। बट जब ऐसे ऐसे कैलेमिटीज आ जाते तब कुछ नहीं पता रहता कितने लोग पे कर रहे हैं, कितने क्लेम्स आएंगे, या फिर कितना इनको रेस करना है कैपिटल, कितना इनको रिजर्व रखना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर एक्चुअली ये टेस्टिंग टाइम्स बनते हैं जहाँ पर इनको कंजर्वेटिव थोड़ा रहना होता है, ज़्यादा अच्छे से रिजर्व करने होते हैं, जो एचडीएफसी लाइफ ने अच्छा नहीं करा था। बट मतलब वो एक डिस्कशन वाला पॉइंट है, वो कह नहीं सकते, किसी को पता नहीं था कि ऐसे सेकेंड वेव आ जाएगी, तो वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद एक तीसरा रिस्क आता है जो मैंने काफ़ी सुना है, वो है विड्रॉल ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। तो अब क्या होता है कि अभी एटलीस्ट क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एक एडवांटेज मिलता है जब वो अपने यूलिप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें जब स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तब उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता जो भी गेन्स आए हैं। बल्कि म्यूचुअल फंड्स तक को टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी 10% टैक्स है या 5% टैक्स है, जो भी टैक्स रजीम के हिसाब से चीज़ें हैं उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रखी है, जिसकी वजह से वो अपनी यूलिप प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। तो ये एक अगेन पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर टैक्स बेनिफिट्स हट जाएं, और इसकी बात चल रही है, इसकी बात बजट वगैरह में हुई है कि टैक्स बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस से हटा देंगे। क्योंकि अभी 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 टैक्स बेनिफिट्स क्यों रख रखे हैं अभी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा खरीदते नहीं। तो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि टैक्स बेनिफिट्स दिए। पहले म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को दिए थे, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते थे, बट अब लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदने लगे हैं, तो वहाँ से वो हटा दिए। अब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी टैक्स बेनिफिट्स हटा देंगे। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पिच करने में, जब भी वो कन्विंस करते हैं एजेंट्स आप लोगों को या हम लोगों को, किसी को भी, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास। बट अगेन यहाँ पर ना एक सर्वे हुआ था पहले, कुछ साल पहले, शायद 2014 में सर्वे हुआ था, और फिर अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले सर्वे हुआ है, जिसमें 10 पैरामीटर्स रखे थे कि लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदते हैं। तो उसमें पहले तो टैक्स बेनिफिट बहुत ऊपर था, कुछ सेकंड थर्ड रैंक पे था, बट अभी वो गिर के कुछ 7th 8th रैंक पे आ गया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि लोग अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टैक्स बेनिफिट्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं खरीदते, वो रादर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को इंश्योर करने के लिए इसलिए ज़्यादा खरीदते हैं। तो हो सकता है
टैक्स बेनिफिट्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े जितना लग रहा है। तो ये एक पॉइंट भी देखने वाली बात है साइमल्टेनियसली, अगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं। फिर मैं अगर अपने फाइनल थॉट्स की बात करूँ, हर इन चारों कंपनीज़ में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ एडवांटेज है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SBI लाइफ के साथ। तो SBI लाइफ बैंक इंश्योरेंस के अंदर बॉस है बेसिकली। उनका प्राइवेट स्पेस के अंदर तो एटलीस्ट कोई आसपास भी नहीं है कॉम्पिटिटर। जो रीच SBI बैंक के पास है वो शायद ही किसी बैंक के पास होगा। रूरल के अंदर, अर्बन सिटीज़ के अंदर कहीं भी जाओ SBI बैंक तो मिलता ही है, और इनको कमीशंस का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो SBI लाइफ ने तो ऑटोमेटिकली एक मोट अपनी अच्छी खासी क्रिएट कर रखी है SBI बैंक के वजह से। और बात ये है कि अगर वो रूरल एरियाज़ में भी अच्छे से सेल करने लग जाते हैं पॉलिसीज़, तो अगेन एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। AP ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख सकती है SBI लाइफ के अंदर, जो ऑफ कोर्स एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी पे भी हेल्प करेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें HDFC लाइफ की, HDFC लाइफ ने मेनली अपना मोड क्रिएट कर रखा है प्रोडक्ट मिक्स के अराउंड। उनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत स्टेबल है। उनको पता है कि उनको इतने यूलिप प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनको इतने प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनको इतने नॉन पार प्रोडक्ट्स बेचने हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो हो सकता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन पे ही फोकस करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, बट उसका ना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर अचानक से कोविड जैसी सिचुएशन होगी तो उनको क्लेम्स बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिसमें से एक यूलिप है। यूलिप रिस्क को काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक्ड होता है। तो मार्केट में जैसा भी हो रहा है पॉलिसी होल्डर को वैसा फ़र्क पड़ रहा है, कंपनी को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से ये यूलिप प्रोडक्ट्स और ये पूरा प्रोडक्ट मिक्स यूज़ करके मार्जिन्स भी अच्छे से स्टेबल रखते हैं। इनके हाईएस्ट मार्जिन्स है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, जो अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और प्लस ये वाला फैक्टर तो है ही, प्लस उसके बाद वो ऑनलाइन स्पेस के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद HDFC बैंक। बट वो एक अच्छा पॉइंट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए कि वो ऑनलाइन स्पेस में ग्रो कर रहे हैं और डायरेक्टली पॉलिसीज़ बेच रहे हैं इन कस्टमर्स को। फिर उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का फोकस कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है प्रोटेक्शन की तरफ। तो थोड़ा हटके स्टेप है, तो जिसके बारे में हमें पता नहीं वो कैसे पैन आउट करेगा एक्चुअली, बट इंटरेस्टिंग स्टेप है कि उन्होंने अपनी बाकी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रोटेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। पहले वो प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करना चाहते हैं, एक शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना खुद का प्रोडक्ट मिक्स एक बार स्टेबल कर लें, तो उसके बाद वो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी इंप्रूव हो रही है। तो ये ICICI प्रूडेंशियल के अंदर ट्रैक करना रहेगा। प्लस इनका बैंक वाला पॉइंट भी है, क्योंकि दो इनकी इतनी रीच नहीं है जितनी SBI लाइफ की, SBI बैंक की है, बट फिर भी ICICI बैंक की काफ़ी अच्छी रीच है, प्लस इनको कमीशंस का भी एडवांटेज मिलता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये ट्रैकिंग वाला पॉइंट है कि प्रोटेक्शन प्रोडक्ट से कैसे बेच पाते हैं, कैसा इनका प्रोडक्ट मिक्स रहता है, क्या ये सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, क्या ये बैलेंस रख पाते हैं या नहीं अपना प्रोडक्ट मिक्स को, ये वाला पॉइंट रहता है। और दूसरा तो है ही ICICI बैंक का। और लास्ट फाइनली आ जाता है चौथा, मैक्स फाइनेंशियल्स ने तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखाया। सबसे ज़्यादा तगड़ा शिफ्ट मुझे मैक्स फाइनेंशियल्स का लग रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा लग रहा था कि मैक्स फाइनेंशियल्स डूब सकती है। उनके जैसे रिलेशंस चल रहे थे एक्सिस बैंक के साथ, क्योंकि मैं उस टाइम देख रहा था। तो अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है मैक्स फाइनेंशियल्स का। ये गिर सकती हैं यहाँ के बाद, ये उठ सकती हैं यहाँ के बाद, कुछ नहीं पता था। बट अप्रैल के बाद एक राहत की सांस मिली है सारे इन्वेस्टर्स को कि यहाँ से मैक्स फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है। इनकी रिलेशनशिप ऐसे मेंटेन रही, एक्सिस बैंक इन पे फोकस करेगा, तो ऑटोमेटिकली इनको एक बूस्ट मिल गया है। पहले एक बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हुई हों इसकी वजह से, बट अब वो सारी चीज़ें स्मूथ आउट हो गई। अब वो अपने ऑपरेशंस पे ठीक से फोकस कर सकते हैं, बैंक अश्योरेंस ठीक से बढ़ा सकते हैं। बाकी अपने प्रोप्राइटरी चैनल्स जो ये बढ़ा रहे थे इतने टाइम से, लास्ट 1-2 साल से फोकस कर रहे थे, तो प्रोप्राइटरी चैनल्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बैंक अश्योरेंस साथ में अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। तो ओवरऑल मैक्स लाइफ का तो एक फ़ायदा दिख रहा है, और हर एक पैरामीटर में वो एक एवरेज प्लेयर था, जो कि
एक्चुअली गंदा नहीं है, एवरेज इन द सेंस एक अच्छा उन्हें डिसेंट हर चीज़ में बैलेंस वो मेंटेन कर रखा था, जो एक कंपनी में होना चाहिए। तो वो एक ख़ासियत थी मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस की। तो यहाँ पर अगर देखें तो चारों प्लेयर्स में कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ अपने अपने हिसाब से उन्होंने मोड बना रखी है। और देखने वाली बात है, जैसे नॉर्मल हम किसी और इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर एक कंपनी को उठाते हैं कि ये वाली कंपनी ग्रो कर सकती है, ये कंपनी लीडर बन सकती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर एक कंपनी ग्रो कर सकती है, हर एक कंपनी अपने अपने स्पेस में एक लीडर बन सकती है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि मार्केट शेयर जैसे HDFC लाइफ और SBI लाइफ कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है, बट ICICI प्रूडेंशियल लूज़ कर रही है। बट स्टिल जो इन्हें लॉन्ग टर्म प्लान्स रख रखे हैं वो सबके काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि ये क्या करते हैं ये सब की सब। और मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में, चाहे वो HDFC लाइफ हो, चाहे वो मैक्स फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो SBI लाइफ हो, सब ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। 10 to 15% पे तो ग्रो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, ऐसा कुछ ऑफिशियल नंबर नहीं है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है जिसने ऐसा कुछ डिक्लेयर करा है। बट जैसा अंडर पेनिट्रेशन है, जैसे ये कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है इनका। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ना, आप एक बार लाइक करते हो ना तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि कंटेंट पसंद आ रहा है लोगों को, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार वो शेयर करता है, लोगों को शेयर करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक के साथ पसंद आए ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें पता नहीं किसकी बात करेंगे, शायद पेटीएम IPO। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।